Hello, boys and girls. My name is Dr. Stalin Siddhar Sachdeva, and I'll be your new ethics teacher. Welcome to the Tej Civils digital platform. Or this is a brief introduction about me. So, as you all know, in RS mains, ethics plays a huge and important role. All right. तो ethics की importance बहुत ज़्यादा है. It uh, it forms a major chunk of your paper too. तो इसके लिए हमें आई थिंक एथिक्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है. सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. हम पहला टॉपिक लेंगे एथिक्स का. फर्स्ट टॉपिक जो है वो है एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़. ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो इसी टॉपिक के बेसिस पे आए हुए हैं, और इन टॉपिक्स को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. एथिक्स क्या है? So, first of all, what is important for you all to know is ethics. Ethics term एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मतलब है एथोस. ओके, और एथोस का मीनिंग होता है योर कैरेक्टर. आपका कैरेक्टर कैसा है. तो एथिक्स क्या है? एथिक्स इज अ टर्म विच डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स एथोस, एंड एथोस टर्म पर से मीन्स कैरेक्टर. तो एथोस का मतलब क्या हो? कैरेक्टर. तो हिंदी में बात करें तो एथोस को क्या बोल सकते हैं, या एथोस का मीनिंग क्या है? वो है चरित्र. तो आपका चरित्र क्या है? तो बिफोर मूविंग एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेट जस्ट हैव अ पिक्चर इन आवर माइंड कि एथिक्स होता क्या है ना. बिकॉज द प्रॉब्लम जो हमें एनकाउंटर करता है एथिक्स में वो ये है कि दिस सब्जेक्ट इज न्यू टू ऑल ऑफ अस. तो इसके दिमाग में हमारी कोई पिक्चर नहीं होती है. ऑलराइट, देयर इज नो पिक्चर इन आवर ब्रेन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें इसके रिलेटेड एक इमेजिनेशन क्रिएट होनी चाहिए. और वो इमेजिनेशन कैसे क्रिएट होगी? जब हम उस सब्जेक्ट को या उस टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे. ऑलराइट, तो इसलिए कभी भी कोई आपसे पूछे, इफ एनीवन आस्क यू व्हाट एथिक्स मीन्स, then how you have to go ahead with the fact that ethics is nothing but a character. It talks about character. It is a study of character. आपके चरित्र की जो स्टडी है या जो चरित्र के बारे में बात करता है वो क्या है? एथिक्स है. ऑलराइट, और इन अदर टर्म्स यू कैन से इट एज अ स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स. तो एथिक्स क्या है? एथिक्स इज अ स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स. मॉरल प्रिंसिपल्स मतलब हमारे जो नैतिक सिद्धांत होते हैं उसके बारे में कुछ भी हम स्टडी करेंगे, या उससे रिलेटेड हम कुछ भी पेरिफेरल एरिया को इंक्लूड या एक्सटेंड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एथिक्स हो जाएगा. ओके, सो एथिक्स is a study of moral principles which is derived from a Greek word known as ethos. और उस ethos का मीनिंग क्या होता है? कैरेक्टर. ऑलराइट, सो इट इज अ स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स. अब मॉरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जो हम इन डे टू डे लाइफ हम ये वर्ड्स एनकाउंटर करते हैं लेकिन हमें इनका मीनिंग नहीं पता होता, और इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना समझना ही एथिक्स है. एथिक्स की जो डिस्कशन होगी वो कुछ वैल्यूज़ पे ही कंसिडर करेंगे. हम कुछ वैल्यूज़ पे ही निर्भर करती है. ऑलराइट, जैसे कि इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, दैट इज ऑनेस्टी, सच्चाई, सैक्रिफाइस. अब कभी भी हम देखते हैं सोल्जर बलिदान करते हैं अपने जीवन को देश के लिए, तो दैट इज सैक्रिफाइस. इट इज एन एथिकल वर्क विच दे आर डूइंग. सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटर अपने टाइम डिवोट करता है, एडिशनल टाइम डिवोट करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल. और उनका जो एम होता है इज टू हेल्प पीपल आउट. उनके जो वर्क है उनको कंप्लीट करना, दैट इज द एम, और वी कैन से
द टास्क ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो भी क्या करते हैं, एक सैक्रिफाइस करते हैं, अपना टाइम डिवोट करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रोडन। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, आप इम्पार्शली कैसे कोई भी डिसीजन ले रहे हो। अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, अगर किसी की फाइल आपको आगे ट्रांसफ़र करनी है या फाइल को क्लियर करना है, तो आप ऑब्जेक्टिवली देखोगे, ये नहीं देखोगे कि वो आपका ब्रदर है या सिस्टर है या कोई भी रिलेटिव है। ऑलराइट। तो ऑब्जेक्टिविटी, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, प्रिंसिपल्स, जिनके ऊपर या इन सारे प्रिंसिपल्स की स्टडी को हम एथिक्स बोलते हैं। तो व्हाट एथिक्स इज, इट इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ योर कैरेक्टर or moral principles, which are integrity, honesty, courage, sacrifice, probity. So there are many moral principles which we'll encounter in following lectures. But अभी के लिए what is important is that आपको ये पता हो ethics होता क्या है। ठीक है। कुछ moral principles होते हैं जैसे कि integrity, honesty, sacrifice, objectivity, impartiality, सेल्फिशनेस, लीडरशिप क्वालिटी, प्रोबिटी। ये सब क्या है, ये सब मॉरल प्रिंसिपल्स है और इन सब की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, एथिक्स बोलते हैं। सो लेट्स कम डायरेक्टली टू द डेफिनेशन। तो एथिक्स होता क्या है। सो यू कैन राइट और यू कैन गेट द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर। और कभी भी आपका मेंस में क्वेश्चन आए एथिक्स क्या होता है, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि यू नीड टू डिफाइन व्हाट एथिक्स इज। एथिक्स होता क्या है, जब आप एथिक्स का मीनिंग लिखोगे, उसको डिफाइन करोगे इन अ अप्रोप्रिएट टर्म्स एंड साइमल्टेनियसली अपने वर्ड्स से उसको इनकलकेट करके आप एक डेफिनेशन बनाओगे, तो दैट विल फेच यू मोर मार्क्स। So simultaneously along with the lectures, I'll be helping you out or giving you certain guidance as to how to write an answer from the information which have been taught to you. So ethics की definition क्या है? It is a set of standards or principles that are placed by society upon itself, which help them guide the behavior, choices and action of individuals. तो क्या मतलब हुआ इसका, एथिक्स क्या है, दीज आर सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स या प्रिंसिपल्स। ये कुछ सिद्धांत है या कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कौन प्लेस करता है, सोसाइटी प्लेस करता है। ये आप एज ए इंडिविजुअल प्लेस नहीं कर रहे। सो ये जो टर्म है सोसाइटी, इट इज अ की वर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स, आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो रूल्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, ये किसने प्लेस करे, किसने आपके ऊपर एनफोर्स करे। एनफोर्स वर्ड थोड़ा सा हार्श होगा, बट आप कह सकते हो किसने ये इन सिद्धांतों को आपके सामने प्रस्तुत करा है या किसने एक्सेप्ट करा है। तो दैट इज सोसाइटी। इट इज द सोसाइटी विच हैज placed or provided you or given you with certain set of standards, और इन standards को हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और इन स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम गेस कर सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का चरित्र या बिहेवियर या उसके चॉइसेस या एक्शन कैसे हैं। उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने कोई भी एक स्टेप लिया है या एक एक्शन लिया है, वो जस्टिफाइड है या वो एथिकल है या नहीं है। ऑलराइट। सो इन सिंपल टर्म्स आप एथिक्स को क्या बोल सकते हो, इट इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। These are nothing but standards and that are placed upon by society. सोसाइटी अपने थ्रू कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड करती हैं जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल होते हैं एंड उनके प्रिंसिपल्स को या उन इन प्रिंसिपल्स के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, उनकी चॉइसेस कैसी हैं या उनके एक्शंस कैसे हैं। तो ये क्या करता है, ये एक पैमाना सेट करता है जिससे हम बता सकते हैं कि सामने वाले इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, चॉइसेस कैसी हैं या एक्शन कैसा है। फॉर एग्जांपल, रोड क्रॉस करवा रहे हो अगर आप किसी एक ओल्ड एजड ह्यूमन बीइंग को, आप ओल्ड एज मैन है, इनको आप रोड क्रॉस करा रहे हो,
आप खुद एग्जाम्पल दो या आप खुद इसको इमेजिन करो, क्या ये टास्क या क्या ये आपने काम कर रही है एथिकल है? तो रेडिली आपका माइंड आपको ये बोलेगा यस, दिस इज एन एथिकल टास्क। ऐसा क्यों एथिकल बोला गया? बिकॉज यू हैव हेल्प्ड समवन हु इज इन डायर नीड, जिनको ज़रूरत थी। तो ये नॉर्म किसने एक्सेप्ट करा है? ये हमने नहीं एक्सेप्ट करा। ये हमें पता कैसे लगा? एक सोसाइटी से पता लगा। हमारी सोसाइटी ने कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ वैल्यूज़ ऐसी एक्सेप्ट कर रखी हैं जिसको हम एथिकल कंसिडर करते हैं। अगेन, इसको अगर हिंदी में बात करें तो इस परिभाषा को कैसे हम प्रस्तुत करेंगे? ये एक ऐसे मानदंड या सिद्धांत है या उनका एक समूह है जो समाज ने स्वयं को दिया होता है, बिकॉज इट इज प्लेस्ड अपॉन बाय सोसाइटी इटसेल्फ, जो व्यक्ति के व्यवहार, विकल्प और क्रियाओं का मार्गदर्शन प्रदान करता है। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। एग्जाम्पल भी समझ आ गया। आप किसी को रोड क्रॉस करा रहे हो, वो एथिकल टास्क है। यस, आप करप्शन नहीं कर रहे हो, हम उसको भी एथिकल बोलते हैं। इफ समवन हु इज डूइंग करप्शन, कोई अंडर द टेबल ब्राइबरी कर रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है अदर दैन द प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स, तो उसको भी हम बोलते हैं ना, ये व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है। सो सिमिलरली इन नेक्स्ट स्लाइड विल सी देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स, जैसे कि हेल्पिंग द पुअर और डेस्टिट्यूट। अगर आप किसी व्यक्ति को, गरीब की या किसी ज़रूरतमंद को हेल्प कर रहे हो, दैट इज कंसिडर्ड एज एन एथिकल टास्क। सिमिलरली एक फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या होगा? अगर वो किसी सोसाइटी के लोगों को हेल्प कर रहा है या सोसाइटी में के वेलफेयर के टुवर्ड्स ही इज वर्किंग, देन व्हाट विल कॉल हिम एज एन एथिकल एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज निभा रहा है। एज अ पेरेंट, इफ दे आर रेयरिंग द चिल्ड्रन वेल, तो हम बोल सकते हैं कि वो भी एथिकल है। अगर एक माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी तरीके से उसका पालन कर रहे हैं, तो वो भी एक एथिकल टास्क है। एंड वाइस वर्सा, अगर एक बच्चा, एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई ढंग से कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, वो भी एक एथिक्स, उसको भी हम एथिकल बोलेंगे, क्योंकि वो सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर रखा है। सिमिलरली दूसरे एग्जाम्पल दे सकते हैं, सच बोलना। हम बोलते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हु हैज टॉट अस दिस प्रिंसिपल? आवर फैमिली, एंड फैमिली इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, बिकॉज उनको भी कहाँ से पता लगा है? दे मस्ट हैव ऑल्सो लर्न फ्रॉम सोसाइटी और देयर ओन पेरेंट्स और द टीचर्स, सो ऑन। पीसफुल रहना, ये भी एक एथिक्स का एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आया एथिक्स क्या है? एथिक्स इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स which are placed upon by society in order to gauge individuals' behavior, action and choices. तो इन तीन चीज़ों को गेज करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस टू इवेलुएट। ऑलराइट, तो अब आपका अगर क्वेश्चन है 2 मार्कर, तो आप क्या लिखोगे एथिक्स के बारे में? एथिक्स के बारे में यू हैव टू गिव अ डेफिनेशन। अगर आपने ये भी लिख दिया कि इट इज derived from term called ethos, ग्रीक वर्ड, तो एग्जामिनर को पता लगेगा यस, द स्टूडेंट और अ कैंडिडेट नोज व्हाट एथिक्स इज फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। तो आपको अपने बेसिक्स बहुत क्लियर रखने, बिकॉज एग्जामिनर लुक्स एट व्हेन यू राइट एन आंसर दैट कि आपने जो कुछ भी आंसर में लिखा है, क्या आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है। अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑलवेज वैल्यू गिव वैल्यू और वैल्यू एडिशन आप कर सकते हो अपने आंसर्स में। तो वो आप कैसे करोगे? यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखोगे कि उससे ये क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर को कि यस, यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आ गया कि एथिक्स है क्या। जैसे कि गरीबों की मदद करना, किसी भी एक ज़रूरतमंद की सहायता करना। हेंस वी कैन से एथिक्स एज इट हेल्प्स इन इवैल्यूएशन ऑफ आवर एक्शंस इन टर्म्स ऑफ राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस। मीनिंग, ये हेल्प करता है हमें कौन सा टास्क या कौन सा एक्शन सही है या गलत है। तो उन जो मापदंड है या उन स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, उन सिद्धांत को हम कंसिडर करके ये बता सकते हैं कि जो हमने कार्य करा है क्या वो सही है या गलत है। आई होप
आपको एथिक्स का मीनिंग, डेफिनेशन और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव टू द इम्पोर्टेंस। अब आप खुद बता सकते हो कि जब आपको पता लग गया एथिक्स या नीति शास्त्र की इम्पोर्टेंस क्या है, जब आपको ये पता लग गया है कि एथिक्स होता क्या है, वो एक अ, वो आपको हेल्प करता है कि आप सही एक्शन कर रहे हो या आप गलत एक्शन कर रहे हो या गलत स्टेप उठा रहे हो। तो सही और गलत के बीच में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और उन स्टैंडर्ड्स को हम गेस किससे कर सकते हैं या पता किससे लगा सकते हैं, एथिक्स से लगा सकते हैं। तो यही एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। इट हेल्प्स अस टू नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। ऑलराइट, अगर आपको पता है ये स्टेप सही है और उस हिसाब से आप हमेशा ट्राई करोगे कि टू डू राइट स्टेप्स। जब आप राइट स्टेप्स करोगे तो उससे क्या होगा, ओवरऑल सोसाइटी को का इम्प्रूवमेंट होगा। ऑलराइट, नंबर टू, सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है? जब आप कोई भी एक स्टेप उठा रहे हो, जब जब एक मास ऑफ और a group of people knows that this particular step is right, then what happens is people try to follow those steps and they try to follow certain principles. जब हमें पता है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं, यूनिवर्सली एज इन उस पर्टिकुलर सोसाइटी के लोगों में एक्सेप्टेबल है, तो इससे क्या हो जाता है, सब उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। और जब सब उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो उससे जो एडिशनल chaos क्रिएट होता है या जो एडिशनल एनार्की, अराजकता क्रिएट हो सकती है, उसको नियंत्रण करने में या कंट्रोल करने में हेल्प करती है एथिक्स। समझ में आई बात? तो एथिक्स का क्या रोल है? वो एक समाज को एक बेहतर समाज बनाने में मदद करती है। कैसे? कि कुछ मापदंड होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे जो वो फॉलो करेगी एक सोसाइटी एज अ ग्रुप, और जिससे जो लोगों की इरैशनैलिटी या लोगों के बीच में इंडिविजुअल वैल्यूज़ होते हैं, कुछ गलत वैल्यूज़ होते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करने में मदद करेगा। जब उनको रिस्ट्रिक्ट करेगा तो उससे एक यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स जनरेट होंगे, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स जो एक्सेप्टेबल होंगे सोसाइटी को, और उससे क्या होगा कि जो एडिशनल एनार्की है या अराजकता है वो समाज में कम की जा सकती है। ओके, तो पहली इंपॉर्टेंस ये होगी एथिक्स की कि एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा, आप बोल सकते हो ये एट इंडिविजुअल लेवल, वो तो सोसाइटी लेवल पे हो गया, इंडिविजुअल लेवल पे स्ट्रेस कम करने में मदद करती है। या आप अपने ऊपर भी एग्जांपल ले सकते हो इन योर प्रेजेंट लाइफ। ओके, इन योर करंट सिनेरियो, आप अगर आप झूठ बोलते हो या आप सच का साथ नहीं देते हो, देन यू मस्ट हैव रियलाइज्ड देयर आर सर्टेन अनईज या कुछ डिफिकल्टी आपको अपने अंदर फील होती है। व्हाई दैट डिफिकल्टी अराइजेस? बिकॉज यू नो डीप डाउन योर हार्ट दैट यू हैवंट डन एन एथिकल वर्क। आपने कुछ भी जो झूठ बोला है तो यू नो दैट इट इज एन अनएथिकल डिसीजन, या किसी गलत काम में सपोर्ट करते तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, वी फील सर्टेन अमाउंट ऑफ अनईज, कुछ स्ट्रेस जनरेट होता है। अगर हम सच बोलते तो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस टू इन योर आईज, that gives you confidence, and if you are confident then automatically it helps in reducing the anxiety as well as it maintains your emotional balance। तो आपका EQ मेंटेन करने में भी वो हेल्प करता है एथिक्स। समझ में आई बात? तो एथिक्स क्या करता है, आपके तनाव को कम करता है, क्योंकि कोई भी अनैतिक निर्णय लेने से आपके अवचेतन रूप से असुविधा पैदा करता है। अगर आप गलत डिसीजन लोगे तो आपके अंदर अवचेतन रूप में आपको कुछ असुविधा फेस करनी पड़ती है, और जिसके कारण क्या होता है कि आपकी चिंता बढ़ती है। और यही अगर आप ईमानदारी से कार्य करते हो या एथिकल टास्क करते हो या नीति शास्त्र के प्रिंसिपल्स पे काम करते हो, तो आपने देखा होगा, पाया होगा कि आपकी जो भावनात्मक संतुलन है या जो स्ट्रेस है, चिंता है, वो ऑटोमेटिकली स्लाइटली कम रहती है। ओके, सो दो ये एथिक्स की इम्पोर्टेंस होगी। और ये क्या करता है, ये आपको एक इवैल्यूएशन में हेल्प करता है। तो जब आपको किसी भी चीज़ पे
पता लग गया कि ये चीज़ सही है गलत है, तो इट हेल्प्स यू नो कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा स्टेप लेना है। क्या आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब आपको पता है कि आपकी एथिक्स सोसाइटी की बोलती है यस यू नीड टू सपोर्ट योर ओल्ड एज्ड पेरेंट्स, तो आपको हेल्प मिलती है कि यस ये टास्क सही है, इस राह पे चलना सही है। सो इट हेल्प्स एज अ conducting light, or a conductor, or guide from where or which steps need to be taken and which task need to be avoided. तो हेल्प करता है एज ए मेंटर कि कौन सी चीज़ सही डायरेक्शन में है और कौन सी चीज़ गलत डायरेक्शन में। ओके, तीसरी इंपॉर्टेंस है। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंस है उसमें आप बोल सकते हो इट हेल्प्स यू टू डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन एक्शन एंड एक्शंस ऑफ ह्यूमन। आई नो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आपको अभी समझ नहीं आया होगा, सो लेट्स गो इनटू स्लाइटर डिटेल ऑफ द सेम। ह्यूमन एक्शन और एक्शंस ऑफ ह्यूमन में क्या डिफरेंस है। ह्यूमन एक्शंस वो होते हैं जो आपने कॉन्शियसली करे करते हैं, जो आपको आपके चेतना में आपको पता होता है कि आप करने वाले हो। जब आप होश पूर्वक कोई कार्य करते हो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्शन। एनी एक्शन विच वन डज deliberately, okay, any action which an individual does deliberately, consciously, that comes under human action. On the contrary, और उसके opposite, वो actions जो unconsciously आपके थ्रू करे जाते हैं या involuntarily हो जाते हैं, तो उनको हम actions of human बोलते हैं। जैसे सोना, आप सो रहे होते हो, आपकी ब्रीदिंग चल रही होती है, आप डेलिबरेटली नहीं करते हो, आप सो रहे होते हैं 6-7 आवर्स 8 आवर्स जितने भी घंटे आप सो रहे होते हो, वो क्या होते हैं, वो एक इनवॉलेंटरी एक्शन है। ठीक है, एक रैंडमली आप वॉक करे जा रहे हो, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इट ऑल्सो बिकम्स इनवॉलेंटरीली। आप कुछ भी अनकॉन्शियसली टास्क कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इफ अ पर्सन इज ड्रग्ड, अगर किसी को नशे के अंदर कोई कार्य कर रहा है तो उसको हम एक्शंस ऑफ ह्यूमन बोलेंगे, क्योंकि ही इज नॉट एट हिज बेस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियस माइंड वेयर ही और शी कैन टेक राइट डिसीजंस। ओके, तो जब कोई भी व्यक्ति अपने कॉन्शियस स्टेट में नहीं होता और वो स्टेप्स लेता है, तब उसे हम एक्शंस ऑफ ह्यूमन बोलते हैं। तो एथिक्स क्या करती है, एथिक्स किससे जुड़ी हुई है, एथिक्स व्यक्ति के कॉन्शियस स्टेट से जुड़ी हुई है। आपकी कॉन्शियसनेस आपको एथिकल बनाती है। तो हम बोलेंगे भी, हम आगे के स्लाइड्स में विल एनकाउंटर टर्म वैल्यू। वैल्यू एक ऐसा टर्म है जो आपके हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस से रिलीज होता है। इसका मतलब कि आप जब अपने बेस्ट स्टेट बोल सकते हो इन अ लेमैन टर्म। एथिकल टर्म में आप कॉन्शियस बोलोगे जब चेतना, मानव कोई भी क्रिया कर रहा होता है, जब उस क्रिया करते समय वो व्यक्ति की चेतना उसके साथ होती है, जब वो अवेयर होके कार्य करता है, तो उसको हम ह्यूमन एक्शंस बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि कोई व्यक्ति को ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर टास्क में, आपकी मदद की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल ए स्टूडेंट जिसको आपकी हेल्प चाहिए इन अंडरस्टैंडिंग अ टॉपिक, तो आपकी एथिक्स क्या कहेगी। आप जब अपने कॉन्शियस स्टेट में होगे, जब आप अवेयर होगे, तो यू विल गेट द इनर इंस्टिंक्ट फ्रॉम योर माइंड दैट यस यू नीड टू सपोर्ट द अदर कैंडिडेट बिकॉज ही हैजंट अंडरस्टूड द लेक्चर, या उसको नोट्स बनाने में उसकी हेल्प करोगे। तो इन दैट वे अदर एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो ह्यूमन एक्शंस में, जैसे किसी की मदद करना, टू वर्क फॉर योर ओन फैमिली, टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का क्या टास्क है कि गवर्नमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। जब वो कॉन्शियसली डिसीजन लेंगे किसी वल्नरेबल सेक्शन के टुवर्ड्स, या किसी भी ऐसे ह्यूमन बीइंग की सपोर्ट करेंगे जिसको ज़रूरत है, तो दैट इज़ जनरली टेकन इन योर कॉन्शियस स्टेट। तो वो ह्यूमन एक्शंस होते हैं, और एक्शंस ऑफ ह्यूमन जो इनवॉलेंटरीली लिए जाते हैं। तो एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या आती है, वो हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग व्हाट आर द ह्यूमन एक्शन एंड एक्शंस ऑफ ह्यूमन। तो आपको इंपॉर्टेंस समझ आई। हमने 4 पॉइंट्स एथिक्स की इंपॉर्टेंस में
कवर करें। आप और भी लिख सकते हो, जो भी आपको लगता है इसमें ऐड हो सकते हैं, बट इन जनरल ये 4 पॉइंट्स हैं, ये कवर करते हैं एथिक्स के इम्पोर्टेंस को। जैसे कि नंबर 1 हमने पढ़ा था, एथिक्स क्या करता है, एक सोसाइटी को बेटर बनाने में मदद करता है। एट इंडिविजुअल लेवल वो स्ट्रेस कम करता है। एंड नंबर 3 वो आपको गाइड करता है कि व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन। ओके, एंड फोर्थ इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन human actions and actions of humans. ऑलराइट, आई थिंक आपको क्लियर है इतनी यहाँ तक। सो एथिक्स के बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके इम्पोर्टेंस पढ़े, टर्म का मीनिंग समझा और कुछ एग्जाम्पल्स देखे। नेक्स्ट, एथिक्स क्या नहीं है। आई थिंक अभी भी आपके ब्रेन में अगर पिक्चर नहीं बनी है तो दिस स्लाइड विल हेल्प यू इन फॉर्मिंग द पिक्चर इन योर ब्रेन। एथिक्स क्या होता है कि प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन आप बोलोगे कि ये लॉ के अंदर भी प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं एथिक्स इज नॉट अ लॉ। व्हाई? बिकॉज अगर आप एथिकल चीज़ें नहीं करोगे तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं है, उसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ आप तक ही रेस्ट्रिक्टेड होता है, और मे बी इट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल हु टुवर्ड्स whom you were being unethical. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के साथ चीट करते हो, ओके, या किसी का ट्रस्ट ब्रेक करते हो, तो वी नो दैट इट इज नॉट राइट, इट इज अनएथिकल, बट उससे, वो स्टेप करने से, चीट करने से, ट्रस्ट ब्रेक करने से यू वोंट गेट पनिशमेंट। यू माइट गेट पनिशमेंट ओनली व्हेन यू ब्रीच एनी लॉ। दैट इज व्हाई वी से इट इज नॉट अ लॉ। लॉ नहीं है ये, क्योंकि लॉ अगर आप फॉलो करोगे, आई मीन लॉ फॉलो करना इज अ मस्ट, इट्स अ मैंडेटरी प्रोविजन, you need to follow, you should and ethics क्या होगा, you should follow, but law क्या है, you have to follow it। अगर नहीं फॉलो करोगे तो you might be sent behind the bars, you might have to face the repercussions। लेकिन इसमें जो repercussions होंगे ethics में, वो आपके इंडिविजुअल लेवल पे होंगे और वो आपके मेंटल स्टेट पे अफेक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ऑलराइट, तो एथिक्स लॉ नहीं है। नंबर 2 हम बोलते हैं एथिक्स रिलीजन भी नहीं है। कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है, जो एथिकल है वो रिलीजियस होगा। अगेन दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल फैक्ट, बिकॉज कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल या कोई भी इंडिविजुअल कैन बी ट्रूथफुल, कैन बी ऑनेस्ट, बट एट द सेम टाइम ज़रूरी नहीं है कि वो भगवान में बिलीव करे, या वो रेगुलरली टेम्पल या मस्जिद या गुरुद्वारा जाए। ऑलराइट, तो रिलीजियस होना ये प्रमाण नहीं है कि आप एथिकल हो। हम जानते हैं हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग रिलीजियस हैं, लेकिन स्टिल दे डू अनएथिकल वर्क, दे डू करप्शन, दे डू दे टेक ब्राइबरी, they lie, they are not honest, they provoke violence in the society। तो ये सब क्या है, ये सब एथिक्स तो नहीं है, बट एट द सेम टाइम वो भगवान का नाम भी लेते हैं। सो वी कैन से एथिक्स इज नॉट रिलीजन, दो an ethical person can be religious, but it's not a mandatory or a must situation। ये 100% एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि यहाँ लिखा है, नॉट अ रिलीजन बिकॉज पीपल कैन बी एथिकल डिस्पाइट बीइंग नॉन रिलीजियस। फॉर एग्जाम्पल, इफ बीइंग एन एथीस्ट वन कैन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। एक नास्तिक व्यक्ति होते हुए भी वो व्यक्ति सत्यनिष्ठा, दैट इज इंटेग्रिटी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, सैक्रिफाइस जैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकता है। ऑलराइट, तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया कि एथिक्स क्या है, एथिक्स क्या नहीं है। ओके, व्हाट एथिक्स इज नॉट, तो एथिक्स रिलीजन नहीं है, सिमिलरली एथिक्स लॉ नहीं है, और एथिक्स एक और चीज़ नहीं है, दैट इज मोरालिटी। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, पीपल डोंट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फैक्ट दैट एथिक्स एंड मोरालिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स।
यस वो रिलेटेड हैं बट दे आर डिफरेंट. वाई? बिकॉज मोरालिटी इज एन इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट. ये पर्सनल कॉन्सेप्ट है, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है. ये मोरालिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं दैट इज गिवन बाय यू टू योर सेल्फ, और you may have learned from various sources, from your parents, from society. ओके, तो यहाँ से आपने एथिक्स, मोरालिटी या मॉरल प्रिंसिपल्स सीखे हैं. सिमिलरली एथिक्स भी आपने वहीं से सीखी है, सोसाइटी से, पेरेंट्स से, या स्कूल्स, एनवायरनमेंट एंड योर एक्सपीरियंसेस. लेकिन फिर भी मोरालिटी क्या होता है, ये आपके पर्सनल लेवल तक ही रिस्ट्रिक्ट होती है. ये सोसाइटी ने नहीं आप पे इन्फोर्स करा है. दिस इज ऑल टुगेदर अ पर्सनल कॉन्सेप्ट. ऑन द कॉन्ट्ररी हमें पता है एथिक्स किसने दी है, सोसाइटी द्वारा लागू करी गई है या प्लेस करी गई है. प्लेस वुड बी द राइट टर्म, लागू लॉ के लिए करा जाता है. ओके, तो मोरालिटी और एथिक्स में यही डिफरेंस है. दोनों ही वैल्यूज की बात करेंगे, दोनों ही ह्यूमन वैल्यूज वर्च्यूज से रिलेटेड डिस्कशंस करेंगे. लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, मोरालिटी आपके इंडिविजुअल और पर्सनल लेवल पे ही एप्लीकेबल है. मोरालिटी सोसाइटी के द्वारा नहीं दी गई है. फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टेन मॉरल प्रिंसिपल्स. फॉर एग्जाम्पल यू मे बी सोशलिस्ट. ओके, यू मे बी ए सोशलिस्ट. आपकी थिंकिंग है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन आपकी सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैपिटलिस्ट कंट्री में हो जहाँ पर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो अनएथिकल नहीं हो सकता. वो एक मॉरल प्रिंसिपल रह गया यहाँ पे. इक्वालिटी आपकी मोरालिटी होगी यहाँ पर. इट इज़ नॉट एनफोर्स्ड बाय दैट पर्टिकुलर सोसाइटी. हाउएवर इंडिया की बात करें तो ये सोसाइटी में सोशलिस्ट प्रिंसिपल एथिकल भी है और मॉरल भी है. बिकॉज प्रियम्बल के अंदर इट इज़ मेंशन्ड सोशलिस्ट प्रिंसिपल. टैंजिबली इन रियल टर्म्स में आपको एथिकल प्रिंसिपल्स सोसाइटी द्वारा प्लेस करे हुए दिख रहे हैं. और आपकी मोरालिटी आपके इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है कि यस हमारी सोसाइटी एक सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकती है या सब में समानता इक्वालिटी हो सकती है. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी मॉरल प्रिंसिपल्स हों वो उस सोसाइटी में भी एप्लीकेबल हो. ओके, कोई ज़रूर अगर आपका मॉरलिटी आपको कहती है कि हमेशा इन एवरी सिचुएशन यू नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स, आपको माइंड कहता है यू आपको रिटेलिएट करना ही नहीं है. लेकिन आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वो सोसाइटी थोड़ी सी वायलेंट हो सकती है, वहाँ पे वायलेंस जस्टिफाई भी हो सकता है. इट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. लेकिन आपके मॉरल प्रिंसिपल्स कह रहे हैं कि नहीं, आई हैव टू बी नॉन रिटेलिएटरी, आई हैव टू बी पीसफुल एट ऑल द सिचुएशन. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी सोसाइटी जिस सोसाइटी में रह रहे. फॉर एग्जांपल ऑन ट्राइब्स में एथिक्स वैसे एप्लीकेबल नहीं करते. विल लर्न अबाउट इट, रीड अबाउट इट इन द लेटर स्लाइड्स. लेकिन आप कुछ जनजातियों को कंसिडर कर सकते हो और आप मान सकते हो कि उनके ऊपर जो हमारे रूल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो नहीं लगते हैं. तो इवन इन एंथ्रोपोलॉजी एक और सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें ये तक कल्चरल रिलेटिविज्म का भी कॉन्सेप्ट है कि आप रिलेटिवली देखो हर सोसाइटी के वैल्यूज़ को. तो कहीं जगह इवन वायलेंस इज जस्टिफाइड, वहाँ पे किलिंग को भी जस्टिफाई कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रिचुअल्स. तो उस हिसाब से फॉर एग्जांपल हमारी प्रीवियस सोसाइटी में सती की बात करते हैं, तो उस टाइम पे वो आप बोल सकते हो कि वहाँ उस टाइम पे उसको एक एथिक्स के रूप में देखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द सैक्रिफाइस, वैलर. बट वो आज की मॉडर्न टाइम्स में हम उसको एक अनएथिकल प्रैक्टिस में कंसिडर करते हैं. तो लेकिन वो मोरालिटी से डिफरेंट हो गया. आई होप आपको मेरे ये जितने भी कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स दिए वो समझ आए हैं. बस मेरे कहने का मतलब ये था, या व्हाट आई मेंट टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दैट मोरालिटी इज़ डिफरेंट. बिकॉज मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप तक ही लिमिटेड है. इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड अपॉन योर सेल्फ.
if you are moral, that doesn't mean the entire society has to be moral, or they will be moral to you, or they will have the same moral values like you have. ओके ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स या वैल्यूज़ हैं वो उस सोसाइटी के अंदर या उस सोसाइटी के एथिकल वैल्यूज से कोइंसाइड करे, वो समान नहीं हो सकते कभी कभी। वो एग्जाम्पल हमने देखा कहीं पे वायलेंस ट्राइबल के रिस्पेक्ट में, या हमने सोशलिज्म तक का कॉन्सेप्ट देखा। तो इन इन ऑल दीज एस्पेक्ट आई थिंक आप समझ गए मोरालिटी एथिक्स नहीं है, क्योंकि एथिक्स सोसाइटी के द्वारा इन्फोर्स कर सोसाइटी के द्वारा प्लेस करी जाते हैं, वो वैल्यूज़ होते हैं, और मोरालिटी वही वैल्यूज सेम वैल्यूज़ होते हैं लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। सो एथिक्स क्या नहीं है, रिलीजन नहीं है, लॉ नहीं है, मोरालिटी नहीं है। आई थिंक आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो दिस स्लाइड हम ये पढ़ेंगे कि एथिक्स किन पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि हमने क्या बात करा, एथिक्स क्या करता है, ह्यूमन एक्शंस एंड एक्शंस ऑफ ह्यूमंस को डिस्टिंग्विश करता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम एक 7 साल से छोटा बच्चा पे एथिक्स अप्लाई कर सकते हैं? क्या उसको ये नॉलेज होगी कि सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, सोसाइटी के एथिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं? क्या उसको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता होगी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथ, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सेल्फलेसनेस? क्या उसको ये सब वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस पता होगी? नहीं पता होगी, क्योंकि वो अभी उस लेवल पे कॉन्शियसली अवेकन्ड नहीं है जहाँ पर वो इन वैल्यूज़ को कॉन्शियसली कंसिडर करके कोई डिसीजन ले सके। ऑलराइट, सिमिलरली यही एस्पेक्ट्स बाकी पॉइंट्स पे भी एप्लीकेबल है, या जो लोग हैं उन पे भी एप्लीकेबल हैं। जैसे कि कोई मेंटली चैलेंज्ड है, कोई मानसिक रूप से सही नहीं है व्यक्ति, या मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण है जो, है ना, जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है हम बोल सकते हैं, तो वैसे व्यक्ति पे भी एथिक्स अप्लाई नहीं होगी, वो कॉन्शियसली स्टेबल नहीं है। सिमिलरली एनिमल्स पे क्या एथिक्स लग सकती है? नहीं लग सकती। क्या उनमें वो इसीलिए तो यही तो डिस्टिंग्विश करते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स में, क्योंकि वो एथिकल नहीं होते हैं। क्या हम उन्हें कह सकते हैं कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स बिकॉज इट इज़ एथिकल टू हैव वन हस्बैंड एंड वाइफ? देर आर एक्सेप्शंस, लेकिन क्या हम ये प्रिंसिपल एथिकल वैल्यूज़, चीटिंग और ये सब एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने कॉग्निटिवली डेवलप नहीं है। कोई भी एक्शंस जैसे हमने बात किया था, वो आपकी बिहेवियर, चॉइसेस एंड एक्शन को एथिक्स हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। तो कोई भी एक्शंस आपने लिए अंडर प्रेशर, तो क्या वो एथिकल, तो क्या उसको हम एथिक्स के क्राइटेरिया में कंसिडर करेंगे? नहीं, क्योंकि आपको प्रेशराइज करा गया है, आप कॉन्शियसली वो डिसीजन नहीं ले रहे हो। ओके, इट इज़ नॉट अंडर योर कॉन्शियसनेस। तो ये जो पॉइंट है या ये जो स्लाइड है, इट मे नॉट बी आस्क्ड डायरेक्टली इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट you may find or encounter certain case studies, 10 marker। उन केस स्टडीज़ में आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, कि कोई भी व्यक्ति ने एक्शंस लिया है, प्रेशर के अंदर लिया है, तो वो जस्टिफाइड नहीं है, तो उसको हम एथिक्स के बेसिस पे मूल्यांकन नहीं कर सकते। सिमिलर इनवॉलेंट्री एक्शंस हमने बात कर ली, एक्शंस ऑफ ह्यूमन के बारे में, या एनीवन हु इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, जिसको सोसाइटी के रूल्स ही नहीं पता, जैसे कि ट्राइब्स। तो ये कुछ 5-6 एग्जाम्पल्स हैं जिन पे एथिक्स अप्लाई नहीं होती है, और ये आपको हेल्प करेगा केस स्टडीज़ को सॉल्व करने में। ओके, किन पे एप्लीकेबल नहीं है? नॉन ह्यूमन लाइक एनिमल्स, चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण, मेंटली चैलेंज्ड, एक्शंस, कोई भी एक्शंस आपने प्रेशर में लिए गए हैं, दबाव में किए गए कार्य, इनवॉलेंट्री एक्शंस, अनिश्चित क्रियाएं आपने करी हैं। सिमिलरली कुछ भी ऐसे कोई भी ऐसे व्यक्ति जो ट्राइब्स हैं या जो सोसाइटी से अलग रहते हैं, उनके अलग कस्टमरी लॉज होते हैं, तो दे आर नॉट एप्लीकेबल और एथिक्स डज नॉट अप्लाई ऑन दैम। ठीक है,
आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अभी तक हम रिवाइज कर लेते हैं एथिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा। बस आपको ये याद रखना है कि एक क्वेश्चन आए एग्जाम में तो हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट इन योर कॉपी, कैसे आप रेसिप्रोकेट करोगे इन सब चीज़ों को इन योर आंसर्स, दैट वुड गिव यू मार्क्स नो मैटर हाउ गुड यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया देन यू कैन ऑलवेज राइट अ गुड आंसर। ठीक है, तो एथिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा। इट इज़ अ एथिक्स के बारे में हमने बोला कि एक ग्रीक वर्ड एथोस से डिराइव्ड है। ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि सोसाइटी के द्वारा सेट कर जाते हैं विच हेल्प्स अस इन गाइडिंग एक्शंस बिहेवियर एंड चॉइसेस एंड ऑल्सो इवेल्युएटिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, एग्जाम्पल दे देंगे हम कि एक पुअर व्यक्ति है जिसकी मदद करना ये एथिकल टास्क है। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटर किसी सोसाइटी में लोगों की हेल्प कर रहा है तो वो भी एक एथिकल टास्क है। लेकिन सिमिलरली झूठ बोलना, वायलेंस क्रिएट करना वो एक अनएथिकल टास्क है। इंपॉर्टेंस पता लगी, सोसाइटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है क्योंकि एनार्की और क्योस कम करता है सोसाइटी में, स्ट्रेस कम करने में मदद करता है एट इंडिविजुअल लेवल, आपको हेल्प करता है कि आप क्या सही और गलत स्टेप उठा रहे हो उसमें आपको मदद करता है, ये गाइड करता है और डिस्टिंग्विश करता है या डिफ्रेंशिएट करता है या आपको विस्तार से ये बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, किस एक्शन को हम ह्यूमन एक्शन बोलेंगे, एक्शंस ऑफ ह्यूमन बोलेंगे। हमने ये भी जान लिया कि एथिक्स क्या नहीं है, रिलीजन नहीं है, लॉ नहीं है, मोरालिटी नहीं है, और लास्ट में कि एथिक्स किन पे एप्लीकेबल नहीं है, जैसे चिल्ड्रन, नॉन ह्यूमंस लाइक एनिमल्स, मेंटली चैलेंज, कोई भी प्रेशराइज्ड एक्शन लिया गया हो, इनवॉलेंट्री एक्शन हो, या ट्राइब्स में सोसाइटेड या ट्राइब्स या कोई भी ऐसी सोसाइटी जो कोई भी ऐसे जनजाति या व्यक्ति जो समाज से कटे हुए हैं जैसे कि ट्राइब्स, उन पे एप्लीकेबल है। नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स किन से डिटर्मिन होते हैं, ऐसे क्या एक्शंस होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके एथिकल, आप जो डिसीजन ले रहे हो एथिकल नहीं ले रहे। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सोसाइटी में हम कहते हैं कि एट इंडिविजुअल लेवल कि यार उस एक्स वाई जी इंडिविजुअल ने ये स्टेप एथिकल नहीं लिया, या वो व्यक्ति इतना एथिकल नहीं है लेकिन ये ए व्यक्ति बहुत एथिकल है। तो वो कैसे एथिकल है, उसका रीज़न है उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स, ऐसे टूल्स या ऐसे वेज जो उस व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन लेने में, एथिकल डिसीजंस या एथिकल बिहेवियर शो या प्रेजेंट करने में। वो कैसे होंगे, वो आपके कुछ एस्पेक्ट से आप लर्न करते हो, आप अपने इंडिविजुअल ट्रेट्स के थ्रू आपने कुछ अक्वायर करे हैं जो कि एथिकल हो सकते हैं, कुछ आपने सोसाइटी से सीखे हुए हैं, कुछ जैसे कि आपने स्कूल गए, अच्छा कहते हैं ना कि अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ का कल्चर अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, वहाँ से आपको सिविलाइज्ड एक ह्यूमन बीइंग बनने के आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर शायद ऐसा बोला जाता है या इनफैक्ट दैट्स ट्रू कि एक अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं जहाँ पे पढ़ाई का माहौल है, एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल है, सपोर्टिव माहौल है, तो वही वैल्यूज़ हम इनकलकेट करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए। बोलते हैं ना क्योंकि फ्रेंड्स रिप्रेजेंट हु यू आर एज एन इंडिविजुअल, आपकी पर्सनालिटी भी डिटर्मिन करते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपको इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि वो आपके एथिक्स को डिटर्मिन करते हैं, आपके एथिक्स को डिफाइन करते हैं। सिमिलरली किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, हर ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर होता है। वर्क कल्चर इज़ अगेन अ कॉन्सेप्ट जो कि हम आगे कभी डिस्कस करेंगे अपने गवर्नेंस वाले टॉपिक में, एथिक्स में, कि वर्क एथिक्स होते हैं, वर्क कल्चर होता है हर एक सोसाइटी का। कुछ जैसे कि आप मान सकते हो अजीज़ प्रेमजी विप्रो के चेयरमैन जो है, विप्रो के फाउंडर हैं, वो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमेशा नंबर 1 आती है उनकी कंपनी, राइट। तो ये उनकी कंपनी के एथिक्स हैं। तो अगर उनकी कंपनी के एम्प्लॉय भी यही एथिक्स को फॉलो करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि दे आर मेंट टू डू इट, क्योंकि वहाँ पे वर्क कल्चर ही है। सिमिलरली वो भी इस चीज़ को प्रमोट करेंगे कि हमें सोसाइटी के अंदर कुछ गिव बैक करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी हैज़ मेड अस और हेल्प अस ग्रो। तो ये जो सैक्रिफाइस, ये जो हेल्प, सपोर्ट, बेनिवलेंट,
जैसे फैक्टर्स हैं, या मदद करना, किसी की सहायता करना, हेल्प करना, फाइनेंशियली चैरिटी करना, ये सब वर्क कल्चर डिपेंड करता है। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप सीखते हो। इंडिविजुअल लेवल पे आपने फैमिलीज़ के में आपने क्या आपके वैल्यूज़ इनकलकेट करे, आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा जब आपने झूठ बोला और उन्होंने बोला कि नहीं आपको सच बोलना चाहिए, तो आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आपको कैसे एनवायरनमेंट में आपको ग्रो करे हो, क्या वहाँ पर एनवायरनमेंट बड़ा लाउड था, वहाँ पे पीसफुली डिस्कशंस होती थी, आपके इम्पोर्टेंस दी जाती थी आपकी बातों को, और हर चीज़ में समझा जाता था। तो उस एनवायरनमेंट में बड़े हो तो आपकी पर्सनालिटी भी वैसी ही सॉफ्ट येट असर्टिव पर्सनालिटी बनेगी। ओके, या आपने जो एक्सपीरियंसेस लिए अपने स्कूल, कॉलेज, फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी में आप गए, मैरिजेस में गए, या जो भी आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव या एक्सपीरियंसेस हुए, उसने आपको हेल्प करा कि नहीं इस सिचुएशन में अगर ये स्टेप उठाता हूँ तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एथिकल। तो ये सब क्या हुए, आपके डिटर्मिनेंट्स हुए जो एथिक्स के हेल्प करने में या फॉर्म करने में मदद करते हैं। इट बेसिकली क्या करते हैं, ये वो उदाहरण या तरीके हैं जो नैतिक व्यवहार या निर्णयों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे हो गए, समाज के लेवल पे हो गए, और संगठनात्मक लेवल पे हो गए। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज वैल्यूज। जो एक और कॉन्सेप्ट है जो आज हम कवर करेंगे वो है वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आपके दिमाग में वैल्यूज नाम से ही समझ में आ जाएगा कि सच्चाई, ऑनेस्टी, कंपैशन, सहानुभूति, करुणा, एम्पैथी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी, ईमानदारी, कंपैशनेट, करुणात्मक, करुणा होना व्यक्ति के अंदर, एम्पैथी, सहानुभूति किसी सामने वाले किसी व्यक्ति के टुवर्ड्स। तो ये सब क्या है, वैल्यूज है। ट्रूथ, नॉन वायलेंस, पीस, प्रोबिटी, ये सब क्या है, ये सब वैल्यूज है। लेकिन जो जानने की बात क्या है कि वैल्यूज होते क्या है, वैल्यूज क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, वैल्यूज इज समथिंग विच इज वैल्यूड। वैल्यू क्या होता है, किसी चीज की इम्पोर्टेंस, है ना, प्राइस्ड, जिसकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है, जिसको हम अपने पास रखना चाहते हैं, वो होती है वैल्यू। ब्राइटमैन ने डिफाइन किया वैल्यू को वैसे। ओके, तो वैल्यू क्या हुए, वैल्यूज हुए जैसे कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कंपैशन, या कोई भी वैल्यू आप आगे पढ़ोगे उन सबको आप मेंशन कर सकते हो। तो आंसर कैसे लिखना है, पहले आप वैल्यू को डिफाइन करोगे। वैल्यू शायद नेक्स्ट स्लाइड में डिफाइन है, आई एम सॉरी वो डिलीट हो गई डेफिनेशन, नहीं ये स्लाइड, यस। तो वैल्यूज क्या है, वैल्यूज भी प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पे प्रिंसिपल्स हैं और क्वालिटीज हैं विच हेल्प और गाइड इन योर बिहेवियर। तो ये भी सेम है एज एथिक्स, लेकिन एथिक्स सोसाइटी के द्वारा, सोसाइटी के थ्रू प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ एक इंडिविजुअल लेवल पे ऐसी प्रिंसिपल्स होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, जिससे कि आप कहाँ पहुँच सकते हो, यू कैन रीच, सॉरी, यस, सो वेयर वी, हम कहाँ थे, वैल्यूज़ के बारे में। तो वैल्यूज़ क्या होते हैं, वैल्यूज़ भी प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन दीज आर इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स। व्यक्ति के इंडिविजुअल लेवल पे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रिंसिपल्स वैल्यूज होते हैं, जिसको हम प्राइस करते हैं, जिसके हम इम्पोर्टेंस रखते हैं, और जो हमें गाइड करते हैं टू बिकम एन एथिकल ह्यूमन बीइंग। ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं विच हेल्प्स अस इन गाइडिंग जजमेंट एंड बिहेवियर फॉर ए पर्सन और ए ग्रुप एज अ होल। आई थिंक समझ में आ गया। मूल्य क्या होते हैं, मूल्य व्यक्ति या समूह के निर्णय और व्यवहार को मार्गदर्शन देने वाले वो व्यक्तिगत सिद्धांत होते हैं या गुण होते हैं, उन सबको हम वैल्यूज कहते हैं, जैसे कि सत्यनिष्ठा,
जैसे कि ऑनेस्टी, सच्चाई, ईमानदारी, इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, कंपैशन, करुणा, ये सब क्या वैल्यूज है जो इंडिविजुअल लेवल पे आपको हेल्प करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं? डिसीजन लेने में, आपका बिहेवियर को फॉर्म करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज़ व्हाट वैल्यू इज। सो आपको आंसर लिखना है तो आप सिंपल डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। हाउएवर अगर आप किसी कोट करोगे किसी फिलोसोफर की डेफिनेशन तो देर आर हाई चांसेस कि आपको स्कोर ज़्यादा मिले। तो दिस इज़ व्हाट आई मेंट टू से कि आपको वैल्यू ऐड कैसे करना है अपने आंसर्स में। जब आप किसी फिलोसोफर के रिप्रेजेंट करके आंसर को रिफ्लेक्ट करोगे लिखोगे तो इट गिव्स मोर वेटेज टू योर आंसर। तो वैल्यूज मीन्स वट एवर दैट इज एक्चुअली बींग लाइक्ड, जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं, प्राइज, एस्टीम्ड, ठीक है, डिज़ायर्ड, जो हम चाहते हैं और जिनको सोसाइटी अप्रूव करती है और एन्जॉय करते हैं एवरीवन एट एनी टाइम। हर व्यक्ति हर समय पे उसको एक इम्पोर्टेंस या वैल्यू करता है। तो वो क्या हुई? आपकी वैल्यूज हुई। एग्जाम्पल्स हमने देख लिए थे, फिर आप एग्जाम्पल लिखोगे 2 मार्कर की डेफिनेशन के बाद। और आपको पहले भी ये लाइन बोली थी कि एथिक्स itself has originated from values। ये हम डिफरेंस पढ़ेंगे एथिक्स और वैल्यूज में। तो वैल्यू क्या है? वैल्यू इज एन अम्ब्रेला टर्म। अब आपके माइंड में ये पिक्चर बनाना, वैल्यू एक बहुत बड़ा टर्म है। वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वैल्यूज को एक फिजिकल फॉर्म देता है एथिक्स। आई थिंक आपको समझ नहीं आई होगी बात। इसका मतलब ये है कि वैल्यूज इनटैंजिबल है। आप देख नहीं सकते वैल्यू को, आप वैल्यू फील कर सकते हो, आप उसको एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन वैल्यूज से मार्गदर्शन लेते हुए जब हम उसको अपने प्रेजेंट वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो एथिक्स कहलाता है। जैसे जैसे कि पीस। पीस क्या है? एक वैल्यू है, लेकिन हम उसे एथिकल भी बोलते हैं कि डूइंग अ पीसफुल एक्ट। लेकिन कब हम एथिकल बोला? व्हेन वी एक्ट पीसफुली। जब हमने एक शांतिपूर्वक कार्य करा तब हम उसको बोलते हैं एथिक्स है वो, तब वो एथिकल टास्क है। पीस टर्म इटसेल्फ एथिक्स नहीं है, वो एक वैल्यू है जिसको हम करते हैं या अपनाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, तब वो एथिक्स बनती है। जैसे कि कोई कंट्री है, अगर वो कंसिडर करती कि उनकी वैल्यू है पीसफुल, उनकी वैल्यू है पीसफुल, अगर उनकी वैल्यू पीसफुल है तो कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे एथिक्स में? जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नॉन आर्मामेंट शो करेंगे कि हम पीसफुल कंट्री है, हम न्यूक्लियर वेपन्स ही नहीं बनाएंगे, हम इवन सेल्फ डिफेंस के लिए भी वेपन्स ही रखेंगे। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि वो कंट्री अपने एथिकली पीसफुल है, क्योंकि उन्होंने अपने जो वैल्यू है पीस को इम्प्लीमेंट करा है इन एथिक्स इन थ्रू देयर कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए वैल्यू और एथिक्स में डिफरेंस? नेक्स्ट स्लाइड में हम वो भी कवर करेंगे। तो आगे चलते हैं, वैल्यूज़ के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। वैल्यूज़ के वैल्यूज़ फ्रॉम द फ्लोज फ्रॉम द हाईएस्ट फ्लो ऑफ वन सेल्फ। हर व्यक्ति के सर्वोच्च या सबसे प्राइम या टॉप मोस्ट कॉन्शियस स्टेट से वैल्यू फ्लो करती है। जब आप एथिकल, तभी आप अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करोगे जब आप अपने हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में होगे, तभी आप एथिकल बनोगे। आई बात समझ में? एथिकल वैल्यू फ्लोज फ्रॉम द हाईएस्ट फ्लो ऑफ वन सेल्फ। मूल्य स्वयं की सर्वोच्च धारा से बहते हैं। वैल्यूज के टाइप्स, दो टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक टाइप एंड एक्सट्रिंसिक टाइप। इंट्रिंसिक टाइप क्या होता है कि जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्भूत और बाह्य वैल्यू या बाह्य मूल्य। अंतर्भूत और बाह्य मूल्य। अंतर्भूत दैट इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होंगे? वो एब्सोल्यूट होंगे। एब्सोल्यूट मतलब वो एंड इन इटसेल्फ। उसके लिए आपको यू डोंट नीड एनी मीडिएटर या किसी और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी उस वैल्यू को दर्शाने के लिए। जैसे कि उसकी खुद की सेल्फ वर्थ होगी। इफ एनी वैल्यू हैज़ इट्स ओन सेल्फ वर्थ और विच इज़ एब्सोल्यूट इन इटसेल्फ,
or we can say it is an end in itself, that is intrinsic value. For example, truth, सत्य, beauty, सौंदर्य, goodness, अच्छाई, courage, साहस, peace, ओके, शांति, ये सब क्या है? ये सब अपने आप में ही इंट्रिंसिक है, अपने आप में ही कंप्लीट है. इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई पर्टिकुलर मीडिएटर या कोई एक फिजिकल इंटरमीडियरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ के लिए ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी आंखें एथिकल है, ओके, इफ योर आईज आर एथिकल, देन वॉट एवर स्पेक्टिकल यू वेयर, यू विल सी एवरीथिंग एथिकल. जब आपकी आईज या आपके वैल्यूज पॉजिटिव है तो आपको संसार में सब कुछ पॉजिटिव दिखेगा. तो सिमिलरली जो ये चश्मा है जो आपको हेल्प कर रहा है देखने में, वो क्या है? एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि वो एक मीडिएटर है, वो एक इंस्ट्रूमेंटल है टू अनदर वैल्यू. वो खुद से एक वैल्यू नहीं है, इट इज अ मीन्स टू सम अदर वैल्यू. इट्स अ मीन्स टू अचीव अदर वैल्यूज गोल. वो दूसरे वैल्यू को अचीव करने में या उसको रिप्रेजेंट करने में एक सहायता है. जैसे कार है, हर व्यक्ति का शरीर, उसका बॉडी को आप उसको कार मान लो, उसके स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके अंदर हम बोलते हैं एक सोल है, और सोल के द्वारा ही एक्शंस सोल के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं, बट क्रियान्वयन किसके थ्रू होता है? आपके हैंड्स, लेग्स, बॉडी के थ्रू होता है. तो सिमिलरली बॉडी क्या हुई? एक मीडिएटर हुई. तो सिमिलरली बॉडी एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू हुई जो आपके इंटरनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, उसको फिजिकल वर्ल्ड में रिप्रेजेंट होने में हेल्पफुल करती है. अगर आप सच्चे इंसान हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, तो आप क्या करोगे? आप अपना टैक्स पूरा भरोगे. तो टैक्स पूरा भरोगे, दैट इज भरते टाइम कोई भी आप जिसको फिजिकल वर्ल्ड में लेके आ रहे हो, तो दैट इज योर एक्सट्रिंसिक वैल्यू. अगर आप ऑनेस्टी देख रहे हो दूसरे व्यक्ति में, तो दैट इज देखना, विजिबिलिटी थ्रू योर स्पेक्टिकल्स. एग्जाम्पल ही लिखना स्पेक्स वाला, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपके चश्मा अगर अच्छा है तो कहते हैं ना कि आपके देखने की नज़र अच्छी है तो आपको सब चीज़ें अच्छी ही दिखती हैं. तो सिमिलरली इट्स एन एक्सट्रिंसिक वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू. सच्चाई आपकी, अच्छाई आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन जो मीडिएटर है वो आपका एक्सटर्नल वैल्यू हो गया. आई बात समझ में? वैल्यूज़ की डेफिनेशन देख लिए, एग्जाम्पल्स देख लिए, कोई भी वैल्यू जैसे ऑनेस्टी, ट्रूथ, पीसफुलनेस, ब्यूटी, यहाँ लिखा हुआ है गुडनेस, और भी एग्जाम्पल, प्रोबिटी, इंटेग्रिटी, सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शलिटी, ये सब वैल्यूज़ हैं. उनके टाइप्स अब देख लिए, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. एंड नेक्स्ट, तो एग्जाम्पल आपको बता दिया था स्पेक्टिकल के फॉर्म में, और एग्जाम्पल एक्सट्रिंसिक वैल्यू के, जैसे वेल्थ. अगर आप वेल्थ एज ए चैरिटी यूज़ करो तो दैट शोज कि आप बेनिवलेंट हो, आप दाता हो, लेकिन दे क्या रहे हो? वेल्थ दे रहे हो. तो वेल्थ क्या हुई? एक आपकी एक्सटर्नल वैल्यू है. सिमिलरली फेम को आप यूज़ कर रहे हो फॉर गुड पर्पस, तो फेम एज एन मीडिएटर हुआ, एक्सट्रिंसिक वैल्यू हुई. एंड सिमिलरली फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस आप उससे अच्छे कार्य कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों को बचा रहे हो, जैसे डिफेंस में जा रहे हो, तो डिफेंस में जा रहे हो, दैट शोज योर इंटरनल वैल्यू. आपकी इंटरनल वैल्यू क्या हुई? देशभक्ति की. ओके, तो दैट इज योर देशभक्ति की भावना या पेट्रियाटिज्म, योर इंटरनल वैल्यू, एंड एक्सटर्नल वैल्यू इज फिजिकल फिटनेस. अगेन आप डिवाइड कर सकते हो वैल्यू को पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जैसे हमने बात करते हैं एथिक्स सिर्फ पॉजिटिव होता है, लेकिन वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. कुछ भी चीज़ पॉजिटिव है, जैसे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, लेकिन हेट्रेड, एंगर, जेलिसी, ये सब आपके नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, और जिसको हमें प्रिवेंट करना चाहिए, जो आवश्यक नहीं होती हैं. ठीक है, वैल्यूज़ के दो टाइप्स हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. लास्ट स्लाइड आज की, एथिक्स और वैल्यू में डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट. ये आपसे 5 मार्कर 2 मार्कर में सीधे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एट द सेम टाइम आपको क्लैरिटी भी आ जाएगी.
तो एथिक्स, अभी आपको मैंने बताया, एथिक्स एक नैरो कॉन्सेप्ट है। नैरो का मतलब छोटा कॉन्सेप्ट है, इट्स ओनली पॉजिटिव, ओके। और वैल्यू के वाइडर टर्म है, क्योंकि ये पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है। जिसका थर्ड डिफरेंस आप देखोगे, देखो, बोथ पॉजिटिव एंड बोथ नेगेटिव। सॉरी, पॉजिटिव टर्म फॉर एथिक्स एंड इट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। तो वो भी है नेगेटिव वैल्यू, जेलसी, वो भी एक वैल्यू है, लेकिन वो नेगेटिव वैल्यू है। और ये वाइडर टर्म कैसे होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वैल्यू क्या है, वैल्यू एक अम्ब्रेला टर्म है, वैल्यू के थ्रू एथिक्स टर्म जनरेट हुई है। तो इट्स अ नैरोअर कॉन्सेप्ट, वैल्यू इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। अगेन आपको ये पहले भी मैंने प्रीवियस स्लाइड में क्लियर करा था, वैल्यू इज इनविजिबल, ट्रूथ आप देख नहीं सकते हो, बट इफ यू आर वर्किंग ऑनेस्टली, if you are saying truth, if you, then it can be shown in the real world, तब आप उसको वास्तविक दुनिया में दिखा सकते हो कुछ एक्शन करके। आपने बोला मैंने ये ऐसा करा, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं करा, जब नहीं करा तो वो देख सकते हैं लोग कि सामने वाला व्यक्ति जब बताएगा कि नहीं, इस व्यक्ति ने, ए व्यक्ति ने कुछ भी मेरे साथ बुरा नहीं करा, तो वो विजिबल कैसे होगा? दैट इज एथिक्स। एथिक्स हेल्प करता है टू ब्रिंग फोर्थ द वैल्यू इनटू रियलिटी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पीस लविंग कंट्री का, अगर वो अपने प्रियम्बल में बोलते हैं, जैसे यहाँ पर भी हम बोलते हैं, अगर प्रियम्बल में इक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है या प्रियम्बल है, उसमें वी हैव रिटन डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी फॉर ऑल एंड ओके, इक्वालिटी की बात करते हैं, प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट भी है। तो ये एथिक्स होगी, क्योंकि हमने इसको एक फिजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। लेकिन वैल्यू क्या है? इक्वालिटी, सिर्फ इक्वालिटी, इक्वालिटी वैल्यू। लेकिन जब हमने उसको अपने लाइफ में इंटरप्रेट करा, उसके टुवर्ड्स एक्ट करा, तब वो एथिक्स बन गया। ओके, आई थिंक एथिक्स के और वैल्यू के डिफरेंसेस क्लियर है। वो नैरो टर्म है, ये वाइडर टर्म है। इसको आप देख सकते हो प्रेजेंट वर्ल्ड में, क्योंकि वैल्यू को फिजिकल रियलिटी एथिक्स प्रोवाइड करता है, ये इनविजिबल है वैल्यूज। एथिक्स नैरो टर्म है क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव ही एस्पेक्ट पे है, सिर्फ पॉजिटिव टर्म है, एथिक्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वैल्यूज अच्छी आदतें, बुरी वैल्यूज, बुरी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। सिमिलरली वैल्यूज को फिजिकल रियलिटी देता है एथिक्स, उसका एग्जांपल जैसे इक्वालिटी इज अ इक्वालिटी इज अ वैल्यू, उसको हम एथिकल कैसे कर सकते हैं? जब हम उसको रियल लाइफ में अपने कॉन्स्टिट्यूशन या प्रियम्बल में पुट करें या रिप्रेजेंट करें। ऑलराइट, सो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और आप तेज के टेलीग्राम चैनल पे इसके आंसर पोस्ट कर सकते हो, इससे आपकी मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अब हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था वो ये था, व्हाट आर द कोर एथिकल वैल्यूज रिक्वायर्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में क्या कोर ऐसी एथिकल वैल्यूज हैं? अब हमने 5-6 एथिकल वैल्यूज के नाम पढ़े थे, वही सारे इंपॉर्टेंट है फॉर सिविल सर्वेंट। तो इस तरीके से आपको अपनी नॉलेज, आपने एथिक्स में सीखी वैल्यूज जो जाने, वो आप अप्लाई करोगे सिविल सर्वेंट के। अब 5 मार्क का आंसर है, तो 5 वैल्यूज लिख दो और 5 की इंपॉर्टेंस लिख दो। जैसे कि सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी, तो हम इंटेग्रिटी बोल सकते हैं अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर एथिकल है, इंटीग्रिटी से कार्य कर रहा है, तो वो लोगों का वेलफेयर कर सकता है, वो ऑनेस्ट भी होगा। ओके, वो अगर कोई, वो करप्शन नहीं करेगा, करप्शन नहीं करेगा तो फंड्स कहाँ यूज होंगे? सही जगह यूज होंगे। तो सही जगह यूज होंगे तो लोगों का वेलफेयर होगा, एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छे से होंगी। तो इसलिए आप समझ गए, इस हिसाब से आप 5 वैल्यूज कोई भी लिख सकते हो, जैसे सेल्फलेसनेस, सैक्रिफाइस, उसको अपना टाइम फैमिली छोड़ के अपना एडमिनिस्ट्रेटर को, एक नीडी व्यक्ति को, डाउन ट्रोडन एंड वल्नरेबल की हेल्प करनी चाहिए, राइट? तो वो कौन सी वैल्यू हुई? कोर एथिकल वैल्यू क्या हुई इसमें? इसमें हुई सैक्रिफाइस। सिमिलरली आप बोल सकते हो
कंपैशन, करुणा, ओके, सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी हो गया, करुणा बोल सकते हो। अगर कंपैशनेट नहीं होगा तो वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएगा कि कौन ज़रूरतमंद है, कौन ज़रूरतमंद नहीं है, ज़रूरतमंद को जल्दी से सुविधा प्रोवाइड कराई जा सके। ओके, सो दैट वे यूल राइट योर आंसर, 5 वैल्यूज फॉर 5 मार्क्स लिख सकते हो। नेक्स्ट इज रोल ऑफ सोसाइटी इन इनकलकेटिंग ह्यूमन वैल्यूज। ये हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें ये इसी टॉपिक का पार्ट है, तो विल डिसाइड। तब तक आप सोच सकते हो सोसाइटी का क्या रोल है। तो एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, इट एक्ट्स एज डिटर्मिनेंट, राइट। इस बेसिस से आप उसको आगे बिल्ड कर सकते हो। आंसर डिटर्मिनेंट है। कैसे इनकलकेट करते हैं वैल्यू में, सोसाइटी में आप इनको डायमेंशंस को कवर कर सकते हो। एजुकेशन, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे एस्पेक्ट 5 मार्क्स के, तो 5 डायमेंशंस ऐड करोगे तो देयर आर हाई चांसेस यू विल गेट 4 और 3.5। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेसन्स फ्रॉम लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।